Okay, good morning, all of you. So today we are starting the first chapter of science, that is reflection and refraction. तो start करते हैं इस chapter को. Reflection and refraction of light. This is the first chapter of our physics section. मतलब हम जो देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ है और उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर हमें ये चैप्टर आप देखना है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो सी हियर रिफ्लेक्शन क्या रहेगा आप देखिएगा. कोई भी चीज जो हमें दिखाई देता है वो ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन एबल टू सी द एनीथिंग अराउंड अस. ओके, जैसे आपको पता होगा जो भी हमारे नेचर के फिनोमिनॉन्स है जैसे रेनबो हो या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो या फिर बहुत सारे फिनोमिनॉन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब रिलेट करते हैं लाइट सेक्शन से. और इस लाइट सेक्शन का मेन पार्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लाइट के सबसे ये इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज है. ओके, तो एक एक करके हम लाइट का पूरा बेसिक इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन और उसके बाद रिफ्रैक्शन की ओर जाना है. तो इसमें कुछ डायग्रामेटिक पार्ट भी रहेगा आपको जो मैं बताऊंगा आपको एट द टाइम ऑफ ड्राइंग. उसके कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको. तो हर दिन आपको लेक्चर ये देखना है. अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो सबसे पहले हम लाइट को डिफाइन करते हैं. हाउ वी कैन एबल टू डिफाइन द लाइट. सी हियर, लाइट इज द लाइट मतलब क्या रहेगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज. ओके, लाइट क्या काम करता है, हमारे आईज में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. किसका सेंसेशन रहेगा, सेंसेशन ऑफ विजन. ओके, जैसे हमारे बॉडी के अंदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसर्स. ओके, 5 टाइप के सेंसेशन हमें बॉडी में होते हैं. जैसे हमारा स्किन हीट सेंसेशन करता है, हमारा नोज स्मेल सेंसेशन करता है, हमारा टंग टेस्ट सेंसेशन करता है, आईज लाइट सेंसेशन करता है और ईयर्स साउंड सेंसेशन करते हैं. तो ऐसे 5 डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स हमारे बॉडी में होते हैं और हर एक का वर्किंग हमारे ब्रेन में चलते रहता है. तो लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपने देखा होगा अगर ज्यादा देर तक आप धूप में खड़े रहते हो तो एट दैट टाइम हमारा बॉडी हीटअप हो जाता है. दिस हैपेंस बिकॉज लाइट कैरीज सम एनर्जी एंड व्हेन दिस एनर्जी इंसिडेंट इन आवर बॉडी वी कैन फील दैट आवर बॉडी इज गेटिंग हीट अप. ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लाइट में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है. ओके, और यही एनर्जी की वजह से हमारा पूरा मतलब जो अर्थ है वो प्रॉपरली वर्क करता है. जैसे आपको पता होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो फॉर दैट दे रिक्वायर्ड सनलाइट. ओके, विदाउट सनलाइट वो कभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. तो लाइट एक इसेंशियल थिंग है हमारे मतलब हमारे आसपास. और यही लाइट का डिटेल में स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. तो सबसे पहले लाइट का डेफिनेशन लिख लीजिएगा. राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of vision in our eyes. Write the definition of light. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं. Light is a form of energy which produces sensation of vision in our eyes. Okay, तो ये सिंपल डेफिनेशन रहेगा लाइट का. ओके, लाइट के देखो अब इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करना है. There are 3 main properties of light. First one is rectilinear propagation. दूसरा रहेगा रिफ्लेक्शन और थर्ड वन रहेगा रिफ्रैक्शन. तो देखिएगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब क्या रहेगा. रेक्ट मतलब स्ट्रेट और लिनियर मतलब एक ही लाइन में. लाइट हमेशा एक ही लाइन में जाता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और इस प्रॉपर्टी को लाइट के हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. ओके, सपोज इमेजिन करो एक डार्क रूम है और इस डार्क रूम में कहीं से भी लाइट आने के लिए जगह नहीं है और एक होल अगर हम यहाँ पर कर देते हैं और इसके पीछे अगर सपोज सन का पोजीशन है तो एट द टाइम ये सनलाइट आप देखोगे कि वो रूम में कुछ ऐसे आते हैं. ओके, आपने देखा है कभी
तो ये लाइट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है बताओ? लाइट फॉलोइंग स्ट्रेट पाथ ओनली। ओके, क्या वो कभी लाइट ऐसा आएगा, ऐसा डांसिंग करते हुए कुछ रैंडम शेप में कभी आएगा क्या? नो, कभी भी नहीं आ सकता है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में आता है। तो यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लाइट इज प्रोपोगेट्स इन अ रेक्टिलिनियर फॉर्म, और वी कैन से लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रॉपर्टी दैट इज रिफ्लेक्शन, और यही हमारे टॉपिक का मेन बिट है। तो अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। हमारा पहला मेन बिट हुआ लाइट, जिसमें मैंने पहला प्रॉपर्टी आपको बताया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लिख लो इसे। सबसे पहले आपने लाइट का डिफिनेशन लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। गिव द सेकंड हेडिंग, सेकंड मेन बिट रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, इसके बाद इसमें सब हेडिंग देना। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में फर्स्ट प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, जो मैंने आपको अभी बताया। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में लिखिएगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में लिखिएगा light always travels in a straight line. Light always travels in a straight line. This property of light is called as light always travels in a straight line. This property of light is called as rectilinear propagation. This property of light is called as rectilinear propagation. Okay, और इसके बाद आप सेकंड हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, दैट इज रिफ्लेक्शन। ओके, गिव द इंपॉर्टेंट हेडिंग और रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखिएगा। आपने देखा होगा जब कभी भी किसी सरफेस पर या फिर एक प्लेन सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो वो वापस आ जाता है, और इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखिएगा सपोज एक प्लेन सरफेस है, कोई भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, या फिर हमारा फ्लैट सरफेस भी हो सकता है, या फिर एक आधी वॉल भी हो सकती है। ओके, तो ये एक रफ सरफेस है, सॉरी प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये स्ट्रेट नजर आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट। ओके, और ये क्या हो जाता है, फिर वापस चला जाता है उसी मीडियम में। ओके, तो देखिएगा ये जो होता है ना, ये मीडियम का बाउंड्री होता है, दो मीडियम का बाउंड्री होता है। ऊपर एयर होता है और नीचे सपोज ये ग्लास है, तो ये ग्लास और एयर का बाउंड्री रहता है। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। ओके, whenever light incident on the boundary between two medium, at that time light bounce back to the same medium. This property of light is called as reflection. तो इस प्रॉपर्टी को हम लाइट के क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट when it incident on a boundary between two medium is called as reflection. तो यही रिफ्लेक्शन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। ओके, मतलब उसी मीडियम में लाइट वापस आएगा, जिस मीडियम में वो था पहले, उसी मीडियम में वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और ये हमारा नॉर्मल रहेगा। सरफेस को परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। ओके, सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस आर द थ्री रेज। फिर ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ओके, सो आई और आई, तो ऐसा ही पूरा रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट रहेगा। पहले आप रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखिएगा, बाद में फिर हम इसके लॉस के ऊपर जाते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। when light incident on a boundary between two medium, when light incident on a boundary between two medium, then light bounce back to the same medium. This phenomenon of light
is called as reflection. This phenomenon of light is called as reflection of light. This phenomenon of light is called as a reflection of light. Okay, तो ये रहेगा reflection of light. Okay, so is it okay and clear to all of you? Yes, sir. This topic is clear to all of you? Yes, sir. ओके सो सियर अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देना आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. गिव द नेक्स्ट हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के बाद ये डायग्राम निकालिएगा जो मैंने बोर्ड पर निकाला है. इसी वजह से डायग्राम आपको निकालना है. एक सरफेस दिखाओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, और ये रहेगा इंसिडेंट रे, ये रहेगा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, और ये बीच में जो डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल रहेगा, वो सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर रहता है. ओके, सो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी हमें देखना है देयर आर थ्री लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच वी हैव टू स्टडी. ये आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ है बीट, लेकिन जस्ट इसे हम रिवाइज कर रहे हैं अभी. ओके, ओके, आई होप आपने डायग्राम ड्रॉ किया होगा. हुआ है सभी का डायग्राम ड्रॉ करके? ओके, अब इसके बाद थर्ड हेडिंग देना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, गिव द थर्ड हेडिंग. और एक एक करके आप लॉ लिख लीजिएगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने से पहले डायग्राम निकालिएगा, या फिर साइड में निकाला तो भी चलेगा. राइट, फर्स्ट लॉ क्या रहेगा? अब देखो, तीनों भी लॉज में पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम लिख लेते हैं. सियर, तो ये इंसिडेंट रे रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, और ये नॉर्मल है. ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. तो ये तीनों को ऑब्जर्व करो आप. नॉर्मल के अगर एक साइड इंसिडेंट रे है तो दूसरे साइड रिफ्लेक्टेड रे रहेगा. ओके, मतलब नॉर्मल के हमेशा ये दोनों इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड रहने वाले. अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे राइट साइड रहेगा. अगर इंसिडेंट रे राइट साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे लेफ्ट साइड रहेगा. दोनों भी एक ही साइड में कभी भी नहीं रहेंगे नॉर्मल के. So this is the first law of reflection. Incident ray, reflected ray lie opposite to that of normal. Okay, is it okay and clear to all of you? तो लिख लीजिएगा इस लॉ को. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ लिखिएगा. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie opposite to that of normal. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lie opposite to that of normal. Incident ray and reflected ray lie opposite to that of normal. After this, see here, अब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों भी है ना एक ही प्लेन में रहते हैं. प्लेन का मतलब क्या है? अब देखो, इट इज नॉट ए एरोप्लेन. जैसे आपको पता होगा, आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो दो प्लेन होते हैं. हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम एक्स प्लेन कहते हैं और वर्टिकल प्लेन को हम वाई प्लेन कहते हैं. तो वो प्लेन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो ग्राफ निकालते हो आप यूज करते हो. तो क्या कहना है? आप देखो, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, अगर कोई रे सियर, जस्ट 1 मिनट, देखो अब सियर, सपोज ये नोटबुक है मेरा. अगर मैं नोटबुक को ऐसे पकड़ता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ओके, और ये नोटबुक को मैं अगर ऐसा पकड़ता हूं तो ये वर्टिकल प्लेन है. समझ में आ रहा है? तो देखिएगा क्या कहना है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का. अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पर हॉरिजॉन्टली,
तो वो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट होता है। ओके, अगर कोई रे इंसिडेंट होता है सरफेस पर वर्टिकली, तो वो वर्टिकली रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रे हॉरिजॉन्टली सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है वर्टिकली। दिस केस इज नॉट हैपन। ओके, मतलब जिस प्लेन में, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आने वाला है, उसी प्लेन के डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में होते हैं वो। आइदर ये हॉरिजॉन्टल रहा तो ये भी हॉरिजॉन्टली रहेगा, ये वर्टिकल रहा तो ये भी वर्टिकल रहेगा, और नॉर्मल उसके बीच में रहेगा। ओके, सो राइट द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, कॉमा करके लिखिएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray, reflected ray and normal, the incident ray, reflected ray and normal lie in same plane, lie in same plane। तीनों भी एक ही प्लेन में लाई करने वाले हैं। ओके, so is it okay and clear to all of you? This is the second law of reflection। अब थर्ड लॉ एंड लास्ट लॉ है, जो आपको पता ही होगा। ये आई को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, while the angle between normal and reflected ray is called as angle of reflection। So angle of incidence is always equal to angle of reflection। एंगल I हमेशा इक्वल रहेगा एंगल R से। ओके, इक्वल एंड मतलब इक्वल एंगल रहते हैं ये। एंगल I is always equal to angle of मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो लिख लीजिएगा इसका स्टेटमेंट, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle of incidence is always equal to, the angle of incidence is always equal to angle of reflection। The angle of incidence is always equal to angle of reflection। I is equal to R। Okay, so is it okay and clear to all of you? समझ में आ गए तीनों भी लॉज? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको ये डायग्राम निकालकर तीनों भी लॉज लिखने हैं। लिखते आएगा सभी को? यस सर। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी ने लिखा है? ठीक है, ओके ठीक है। तो इसी के ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एनटीएससी में पूछे जाते हैं। ओके, लिखिएगा, इफ, जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है जो रिफ्लेक्शन के लॉ से रिलेट करता है, इस वजह से यहां पर ले रहा हूं। इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and surface, if the angle between incident ray and surface is 30 degree, if the angle between incident ray and reflected ray is 30 degree, sorry एक मिनट रुकिएगा, if the angle between incident ray and surface is 30 degree, then the angle of reflection is, then the angle of reflection is, एंगल दिया आपको इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में, और वो है 30 डिग्री। आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, कितना रहेगा बताओ? एक स्टूडेंट का कहना है 60 डिग्री, दूसरे स्टूडेंट का कहना है 30 डिग्री। सभी आंसर देने की कोशिश करो, चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा 60 30 30, और सभी आंसर देने की कोशिश करो। अगर सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में अगर एंगल है 30 डिग्री, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना है 30 और कुछ स्टूडेंट का कहना है 60, तो इसका सही जवाब रहेगा 60 डिग्री। ओके, कैसे रहेगा देखिएगा, मैंने आपको बता दिया क्या बताया, अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज 30 डिग्री, इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में एंगल अगर 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री
is not angle of incidence, it is the angle between इंसिडेंट रे एंड सरफेस। तो ये 30 डिग्री दिया है, तो बताओ अगर ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इज इट ओके? तो 90 माइनस 30 किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा 60 डिग्री, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है 60 डिग्री। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा R इज इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट ओके? और ये जो एंगल रहता है ना इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का, इसे ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है। ओके, राइट दिस, ग्लांसिंग एंगल। okay, angle between incident ray and surface is called as glancing angle। okay, और इसे थीटा जी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? तो ऑलवेज याद रखिएगा ये ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों का एडिशन क्या रहेगा 90 डिग्री। ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे बेसिक सवाल आपको पूछे जाते हैं एनटीएससी के एग्जाम में, एमसीक्यूज में। ओके, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि एंगल कौन सा दिया है वो पहले देखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब किसके और किसके बीच का रहेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, लाइक दैट। इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का जो एंगल रहेगा इसे ग्लांसिंग एंगल कहते हैं हम, और इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री रहेगा। ओके, सो इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन विच वी स्टडीड। ओके, रिफ्लेक्शन के लॉज भी हो गए। दो टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, जो आपको पता है 8th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की है, रहेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो रिफ्लेक्शन के टाइप्स है। ओके, जस्ट उसे मेंशन करके रखिएगा आपके नोटबुक में, उसे कुछ हमें डिफाइन नहीं करना है, बहुत बेसिक है वो। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखिएगा प्लेन सरफेस पर ऑकर होता है। ओके, और कुछ ऐसा रहेगा वो, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर ऑकर होता है सीयर, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन रहेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां पर ऑकर होता है। इन दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल टू ऑल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और सभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहने वाले, सेम रहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस पर ऑकर होता है, रफ सरफेस पर। सरफेस अगर ऐसा रफ हो तो फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इनका कुछ ढंग नहीं होता है, कैसे भी वो डायरेक्टेड होते हैं रैंडमली, इस वे से। सो सच अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सिर्फ ये दोनों डायग्राम निकाल कर मेंशन कीजिएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs on smooth surface and irregular reflection occurs on a rough surface. Okay, always remember this. तो अभी मैं इसे रफ करता हूं। तो ये 4th बीट हमारा कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। तो देखिएगा अब इसके बाद हमें अब स्टार्ट करना है कुछ रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन को। रिफ्लेक्शन हम कहाँ पर यूज करते हैं आपने देखा होगा, हर दिन हम हमारा जो तस्वीर होता है वो आईने में देखते हैं, तो एट दैट टाइम हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लाइट का यूज करते हैं। मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्शन शो करने वाला एक डिवाइस है। ओके, तो मिरर एक स्मूथ सरफेस होता है आपने देखा होगा, और पीछे से उसे कुछ किया जाता है जिस कारण वो लाइट को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। हमारा वॉल भी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, लेकिन क्या वो हमारा रिफ्लेक्शन दिखा सकता है? नहीं, वो इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं करता है जितना मिरर करता है। तो एग्जैक्टली मिरर बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व टू फॉर्म द मिरर, ये हमें अब देखना है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग देना मिरर। ओके, गिव द नेक्स्ट हेडिंग मिरर। रिफ्लेक्शन का जितना बेसिक था आपने 8th स्टैंडर्ड तक जितना स्टडी किया था ये उतना पार्ट है। अभी हम 10th स्टैंडर्ड में जंप कर रहे हैं, और 10th स्टैंडर्ड का सबसे पहला बीट रहेगा मिरर। दो टाइप्स ऑफ मिरर है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर।
तो आज के लेक्चर में हमारा तकरीबन प्लेन मिरर पूरा हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर को हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर स्ट्रेट रहता है जो हर दिन हम इस्तेमाल करते हैं हमारे रिफ्लेक्शन देखने के लिए, और स्फेरिकल मिरर स्पेशल पर्पस के होते हैं, कुछ अलग टास्क के लिए उनको बनाया जाता है। ओके, अलग अलग पर्पस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर विच वी आर यूजिंग, concave and convex. Concave mirror and convex mirror. ओके, तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे जब आएगा तब। फिलहाल ऐसा एक ट्री डायग्राम फॉर्म करके रखिएगा आपके नोटबुक में। मिरर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को फर्दर क्लासिफाई करो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ओके, तो अभी हमें प्लेन मिरर देखना है। देखो, अब मिरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मिरर मतलब एक डिवाइस होता है जो अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, एनी मतलब एक रिफ्लेक्ट करने वाला, परफेक्ट रिफ्लेक्ट करने वाला जो बिट रहता है उसे हम मिरर कहते हैं, जो डिवाइस रहता है। ओके, और ये मिरर को हम क्लासिफाई करते हैं दिस में। तो ये पूरा होने के बाद फिर हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। दो ही तरीके के मिरर्स हमें पूरे देखने हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, और स्फेरिकल मिरर में आपको कुछ फॉर्मूलेस, कुछ डायग्राम्स, ये सब रहता है। तो इतना ही सेक्शन हमारा रहेगा। टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप देखते हो इस टॉपिक का तो इतना ही रहेगा। ओके, मेन बिट स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसे रफ करता हूं। देखिएगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन फॉर्म द मिरर। ओके, मिरर कैसे बनाना है ये हमें आप देखना है। ओके, सो लिख लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा प्लेन मिरर, और उसमें सब हेडिंग दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ मिरर। फॉर्मेशन ऑफ मिरर। ओके, तो मिरर को कैसे फॉर्म करना है ये हमें देखना है। सो सियर, कोई भी अगर मैं कांच का टुकड़ा लेता हूं तो क्या मैं उसे मिरर कह सकता हूं? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मैं कोई भी एक कांच का टुकड़ा लेता हूं तो क्या मैं उसे मिरर कह सकता हूं? कैन आई कॉल इट एज अ मिरर इफ आई टेक अ पीस ऑफ अ ग्लास? नो। ओके, ठीक है, राइट आंसर है। हम उसे मिरर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मिरर, अगर हम एक कांच का टुकड़ा लेते हैं तो उसे मिरर बनाने के लिए कुछ प्रोसेस हमें करना पड़ता है। वही प्रोसेस हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, अब एक कांच का टुकड़ा हमें लेना है। ओके, उसे चारों तरफ से पॉलिश करना है अच्छे से। ओके, मतलब वो जो बर्क्स होते हैं उसके वो निकाल देना है, क्योंकि वो बहुत, अगर उसको हाथ लग जाए तो हाथ कट सकता है बहुत शार्प होने के कारण। तो इसे हमें ब्लंट कर देना है, शार्प नहीं करना है। कहीं से भी वहां पर कुछ बर्क्स रहे तो वो निकाल देना है, पॉलिश करना है। तो एक ग्लास मतलब ग्लास लेना है कुछ थिकनेस का, उसे हमें सब तरफ से अच्छे से पॉलिश करना है, वेल कट करना है। ओके, कुछ मशीन का यूज करके। और फिर वो कट करने के बाद देखिएगा, ये कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में है। अब इसके ऊपर क्या प्रोसेस करने के बाद वो मिरर बनता है वो देखिएगा। सियर, तो इस कांच के टुकड़े को क्या करना है हमें, एक साइड से, एक फ्रंट साइड उसका रहेगा और एक बैक साइड रहेगा। तो एक साइड से हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले तो सिल्वर पेंट अप्लाई करना है। सबसे पहले तो पॉलिश करना है कांच के टुकड़े को। ओके, फिर वो बर्क्स जो रहेंगे, जो शार्पनेस रहेगा उसे वो निकाल देना है। उसके बाद पीछे से उसे सिल्वर कोटिंग करना है। ओके, ये जो हम दे रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, सिल्वर कोटिंग। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसके ऊपर भी क्यों रीजन आता है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। ओके, और फिर ये सिल्वर कोट है ना, बहुत महंगा होता है। आपको पता है सिल्वर इज नॉट मतलब कुछ सस्ता ये मटेरियल नहीं है। सिल्वर कोटिंग करना है तो डेफिनेटली खर्चा ज्यादा आता है। तो इस कारण ये सिल्वर कोट क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिल्वर ये मेटल होने के कारण मेटल शोज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये पार्ट आपको केमिस्ट्री में अच्छी तरह से आएगा कि ऑक्सीडेशन एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे होता है, वो मैं आपको एट द टाइम बताऊंगा। तो सिल्वर शोज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका सरफेस जो होता है वो डे बाय डे रिड्यूस होने लगता है। उसका जो ऊपर का लेयर है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, और फिर ये पूरा सिल्वर निकल जाएगा।
तो हमें बहुत सारा लॉस हो सकता है, क्योंकि सिल्वर कॉस्टलियर डिवाइस है, कॉस्टलियर मटेरियल है, इतना इजीली और इतना सस्ते में मिलता नहीं है। इस कारण ये सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ओके हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रेड पेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो आपको क्रॉस लाइन अब नजर आ रहे हैं, ये रेड पेंट अप्लाई करने के बाद नजर आ रहे हैं। ओके, पहले तो सिल्वर कोटिंग किया जाता है, बाद में रेड पेंट हमें अप्लाई करना है। ये रेड पेंट का काम क्या होता है, अंदर के सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करके रखना। ओके, उसे डिस्टर्ब नहीं होने देना है, तो ऐसे ये वर्किंग रहेगा। और इसके बाद फिर इसे फ्रेम देना पड़ता है, सब तरफ से फ्रेम करते हैं हम इस ग्लास को। और फिर इस अगर फिर हम उस ग्लास के टुकड़े को अगर हम फ्लिप करते हैं, उल्टा करते हैं, तो फिर वो सामने से मिरर बन जाएगा। ओके, पहले ये कांच का टुकड़ा था, अब मैंने इसे क्या बना दिया, मिरर बना दिया। समझ में आ गया कैसे मिरर बनाते हैं हम। सबसे पहले कांच का टुकड़ा लेना, उसे सब तरफ से अच्छे से कट करना। कट करने के बाद एक साइड से उसे पहले तो सिल्वर कोटिंग देना, और वो सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट उसके ऊपर अप्लाई करना है। और फिर उसे फ्रेम करके हम यूज कर सकते हैं मिरर के तौर पर। तो ये रहेगा मिरर का लॉजिक। तो इस वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, अभी हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हुआ है। नेक्स्ट